हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो बायोलॉजी का आपका पेपर है 8 मार्च को, उसके लिए काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। काफी सारे 2 अंकों वाले, काफी सारे 3 अंकों वाले, वह वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जितने भी हैं, इसकी हम कम से कम आपको कई सारी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और आपके पेपर के पहले डेफिनेट रूप से आपकी बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हम करवाने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। जितने भी एक वाक्य में उत्तर है, कम से कम यहाँ पे हम लगभग 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आईयूसीडी का पूरा नाम लिखना है। क्या लिखना है? आईयूसीडी का पूरा नाम। तो क्या होता है आईयूसीडी का पूरा नाम? इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, इसका पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या होता है? तो आपको याद रखना है आईयूसीडी, आईयूसीडी का पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इसका पूरा नाम आपको लिख लेना क्या? इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या लिखना है? कंट्रासेप्टिव डिवाइस, कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, एयूजी कौन सा कोडान है? तो एयूजी हमेशा आपको याद रखना, ये एक प्रारंभन कोडान होता है या आप कह सकते हैं समारंभन कोडान होता है। क्या होता है? यह एक समारंभन कोडान होता है। क्या होता है? समारंभन कोडान होता है। तो इसको आपको याद रखना है, यह एक समारंभन कोडान होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि जीएम जीव से क्या तात्पर्य होता है या क्या तात्पर्य है? तो जीएम जीव से क्या तात्पर्य होता है? अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। इसका आंसर क्या लिखना है आपको? जेनेटिक मॉडिफाइड आपको लिखना है या आपको लिखना है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्रवाह का जो 10% नियम है, इसको किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आपको याद रखना लिंडेमैन ने। किसने दिया था? लिंडेमैन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो 10% होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको लिखना है अमेजन वर्षावन को। किसे जाना जाता है? अमेजन वर्षावनों को जाना जाता है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आईयूसीएन। आईयूसीएन का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फुल फॉर्म जितने भी हैं आपको याद रखना है। इसके मैं आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करा दी है, तो उसको भी आपको देख लेना है। तो आईयूसीडी का पूरा नाम था इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। आईयूसीएन का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको आपको लिख लेना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है यानी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वह किस क्रोमोसोम के कारण होता है? तो आपको याद रखना है कि मेल के बाई क्रोमोसोम के कारण। किसके कारण? बाई क्रोमोसोम के कारण लिंग का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एससीआईडी का पूरा नाम लिखना है। तो इसका पूरा नाम आपको लिखना है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। क्या लिखना है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक उभयचर पौधे का नाम लिखना है। तो उभयचर पौधे का नाम आपको क्या लिखना है? रेननकुलस। क्या लिखना है? रेननकुलस सबसे बढ़िया उभयचर पौधे का एग्जाम्पल है, रेननकुलस आपको लिखना है। तो ये आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक द्विरूपता का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए लैंगिक द्विरूपता के कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, या तो आप इसमें मनुष्य लिख सकते हैं या तो आप मक्खी भी लिख सकते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं मनुष्य या मक्खी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य या मक्खी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभोगियों के नाम लिखिए। मतलब लाइकेन में सहजीवी के रूप में कौन कौन से रहते हैं? तो आपको याद रखना है शैवाल और कवक। कौन कौन से? शैवाल और कवक, यानी कि एल्गी और फंगाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक मैंग्रोव पौधे का नाम बताना है जिसमें निमेटोफोर्स पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमेटोफोर्स किस मैंग्रोव पौधे में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है राइजोफोरा। क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है राइजोफोरा। राइजोफोरा एक ऐसा प्लांट है रेननकुलस जिसमें राइजोफोरा के अंदर आप देखेंगे कि निमेटोफोर्स पाए जाते हैं। तो निमेटोफोर्स किसमें पाए जाते हैं? राइजोफोरा में। और यह एक मैंग्रोव पौधा यानी कि दलदली भूमि में उगने वाला पौधा होता है, यानी कि ये आप कह सकते हैं इस प्रकार से मैंग्रोव पौधा होता है। तो मैंग्रोव पौधा का नाम कौन सा है? राइजोफोरा, जिसमें निमेटोफोर्स पाए जाते हैं। अगला है इंटरफेरॉन। क्या है? तो इंटरफेरॉन आपको याद रखना है कि ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। आपको याद रखना है ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं?
तो ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, योगर्ट क्या है? तो आपको याद रखना योगर्ट जो है दुग्ध से बनने वाला एक प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद है। तो आप लिख सकते हैं इसका, ये क्या है? एक दुग्ध उत्पाद है। तो योगर्ट आपको याद रखना ये एक दुग्ध उत्पाद होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईपीएम का पूरा नाम लिखिए। तो आईपीएम का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का पूरा नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या लिखना है? राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डीएनए के अभिरंजन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए के अभिरंजन हेतु आपको याद रखना है किसका प्रयोग किया जाता है? इथिडियम ब्रोमाइड का। किसका? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड आपको याद रखना है, इथिडियम ब्रोमाइड। तो ये इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है डीएनए के अभिरंजन हेतु। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो आपको याद रखना है रैफ्लेसिया। क्या याद रखना है? रैफ्लेसिया। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताना है, केवल नाम बताना है। तो आपको याद रखना है मक्का। मक्का यानी कि जियामेज। तो मक्का आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि मक्का एक ऐसा प्लांट है जिसकी वर्तिका और वर्तिकाग्र सबसे लंबे होते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, साल्विया में होने वाला कीट परागण कहलाता है। तो अगर साल्विया में होने वाला जो कीट परागण होता है वो कहलाता है एंटोमोफिली। क्या कहलाता है? एंटोमोफिली। आपको याद रखना है एंटोमोफिली कहलाता है, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कीटों के द्वारा अगर परागण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? तो पक्षियों के द्वारा अगर परागण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्निथोफिली कहते हैं। फिर इसके बाद अगला है कि पराग कणों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? पराग कण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो पराग कणों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कणों के अध्ययन को हम कहते हैं पेलिनोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है क्या? नवास्टिन। क्या याद रखना है? नवास्टिन ने क्या की थी? द्विनिषेचन की खोज किया था। तो द्विनिषेचन की खोज अगर पूछे तो आपको याद रखना है नवास्टिन। अगला क्वेश्चन है, एक अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुवीय का यानी कि पोलर बॉडी बनते हैं? तो अगर एक बार oogenesis की प्रक्रिया होती है तो आपको याद रखना है केवल 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। कितने? 3 पोलर बॉडी का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि अपनी ही तरह एक नई पीढ़ी के जीवों को उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है अंडोत्सर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। तो अगर ग्राफियन फॉलिकल से जब अंड बाहर निकलता है तो उसे हम ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन कहां होता है? तो मानव में निषेचन कहां होता है? आपको याद रखना है ये होता है महिला के अंडवाहिनी नलिका में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। तो आप फैलोपियन ट्यूब भी लिख सकते हैं या आप अंडवाहिनी नलिका भी इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? जो मानव में गर्भावस्था होती है वो कितने दिनों की होती है? तो आपको याद रखना है कि लगभग 270 से लेकर के 280 दिनों की होती है, यानी लगभग 9 महीने की होती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो शुक्राणु होते हैं उनमें कितने ऑटोसोम होते हैं, यानी मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं? तो आपको याद रखना है कितने होते हैं? 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अंग में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है? तो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण किसके अंदर होता है? हमेशा आपको याद रखना है अंडाशय के अंदर। किसके अंदर? ओवरी यानी कि अंडाशय के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई मान लीजिए 50 वर्षीय स्त्री है, अब उस 50 वर्षीय स्त्री के अंदर अगर मान लीजिए रज चक्र या रजोधर्म चक्र या मासिक चक्र कुछ भी आप बोलिए, अगर ये प्रक्रिया समाप्त होती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है रजोनिवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजोनिवृत्ति, या आप कह सकते हैं मोनोपाउज। क्या कह सकते हैं? मोनोपाउज कह सकते हैं या रजोनिवृत्ति कह सकते हैं। तो रज चक्र का समाप्त होना रजोनिवृत्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे?
अगर मान लीजिए शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हो रही है, तो अगर 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड बनते हैं, कितने 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड बनते हैं, तो इससे कितने शुक्राणु बनेंगे पूछा गया है। तो जब एक बार की यदि हम बात करें तो एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से कितने 4 शुक्राणु बनते हैं। तो कितने से पूछा गया यहां पे आपसे पूछा गया 24। तो 24 यदि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड है तो आप करेंगे 24 इंटू 4, तो यहां पे कितना हो जाएगा 6, यहां पे 9, यानी 96। तो 96 स्पर्म टोटल बनेंगे एक यहां पे 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से। तो 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से आपको याद रखना है कि 96 शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन है सोमनीफेरस नलिकाएं पाई जाती है। तो सोमनीफेरस नलिकाएं आपको याद रखना है किसके अंदर पाई जाती है, तो ये पाई जाती हैं टेस्टिस यानी कि वृषण के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं वृषण यानी कि टेस्टिस के अंदर। अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां होता है। तो शुक्राणुओं का परिपक्वन आपको याद रखना है एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण में होता है। कहां होता है, तो ये होता है अधिवृषण में। इसको आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो एपिडिडाइमिस भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अधिवृषण। तो अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस के अंदर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। अगला क्वेश्चन है मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है। तो आपको याद रखना है कि मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है। मानव में आपको याद रखना है आंतरिक निषेचन होता है। कैसा होता है, आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों के शरीर में फैलोपियन ट्यूब को अलग करना क्या कहलाता है। अगर फैलोपियन ट्यूब को काट करके अलग कर दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। आपको याद रखना है ट्यूबेक्टोमी, जिसको कि हम महिला नसबंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महिला नसबंदी भी कहते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी हम कहते हैं अगर स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन ट्यूब को काट करके अलग कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर के लिए जो उत्तरदायी जीन है उसको हम क्या कहते हैं। तो कैंसर के लिए जो उत्तरदायी जीन है उसे हम क्या कहते हैं, आंकोजीन। क्या कहते हैं, कैंसर के लिए जो उत्तरदायी जीन होता है उसे हम कहते हैं आंकोजीन। क्या कहते हैं, आंकोजीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एसटीडी का पूरा नाम लिखिए। तो एसटीडी का पूरा नाम आपको लिखना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि लैंगिक रूप से संचरणशील रोग। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। मनुष्य के अंदर जो फीमेल होती है उसमें 28 दिन का क्या होता है, अंडाशय चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। उसमें पूछा गया कि अंडोत्सर्ग किस दिन होता है। तो आपको याद रखना है कि अंडोत्सर्ग किस दिन होता है, 14वें दिन होता है। किस दिन होता है, 14वें दिन। तो 14वें दिन जो अंडाणु होता है वो ग्राफियन पुटिका से निकल करके बाहर चला जाता है। कहां चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि पुरुषों में नसबंदी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो जो पुरुषों में नसबंदी होती है उसे हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। तो ये आपको याद रखना है, वैसेक्टोमी। तो इस प्रकार से यहां पे 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर वाले, जिनको कि आपको तैयार कर लेना है। और क्रमशः इसी प्रकार हम आपके सामने कम से कम 7-8 और वीडियो प्रोवाइड कराएंगे एक वाक्य में उत्तर वाली, ताकि आपकी पूरी की पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाए। तो बिल्कुल जुड़े रहिए चैनल के साथ। बोर्ड एग्जाम के पहले पूरी तरह से आपकी तैयारी करवाएंगे तरीके से। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।